जहां दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेकंड टेस्ट मुकाबला 2 जुलाई दोपहर को 3:30 बजे से खेला जाएगा। तो आपको बता दें, आज तक जितनी भी इंडिया इंग्लैंड दौरे पर गई है, एजबेस्टन में एक भी मुकाबला अपने नाम नहीं कर पाई है। यानी कि क्रिकेट हिस्ट्री में टीम इंडिया ने कभी भी एजबेस्टन में इंग्लैंड को टेस्ट मैच नहीं हराया है। 1967 में टीम इंडिया पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेली थी, जहां पर उसको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद लगातार टीम इंडिया जितनी भी बार टूर किए हैं, सब में लगातार हारने का ही मौका मिला है। आपको याद ही होगा 2022 में जब टीम इंडिया एजबेस्टन के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट मुकाबला खेली गई थी। जब आपको बता दें, जब 2020-21 में टीम इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी, वहाँ पर एक मुकाबला कोविड के चलते पोस्टपोन कर दिया गया था। तो 2022 में खेला गया था, जो कि एजबेस्टन में ही खेला गया था। और टीम इंडिया यह मुकाबला 7 विकेटों से हारी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, उस मुकाबले में टीम इंडिया ने 378 रन का स्कोर दिया था। सब यही कह रहे थे कि टीम इंडिया यह मुकाबला आसानी से नाम करेगी, लेकिन जॉनी बेस्टो ने दोनों इनिंग में सेंचुरी मारी और 4th इनिंग में आकर जो रूट ने 146 और जॉनी बेस्टो ने सेंचुरी मारकर मैच को ख़त्म कर दिया। और टीम इंडिया वह मुकाबला 7 विकेटों से हार कर गई थी। यानी कि भले ही टीम इंडिया कितना भी रन बना ले, 350 का स्कोर दे दे, 400 का स्कोर दे दे, 450 का स्कोर दे दे, फिर भी एजबेस्टन में इंग्लैंड ही मुकाबला जीतती है। और इसके पहले आपको याद ही होगा, जब 2018 में विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया एजबेस्टन में मुकाबला खेली थी, तो पहली पारी में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मुकाबला अपने नाम कर लेगी, क्योंकि टीम इंडिया ने बहुत अच्छा स्कोर बनाया था। और दूसरी पारी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 180 पर ऑल आउट कर दिया था और टीम इंडिया को लगभग चेज करना था 192। लेकिन तब भी टीम इंडिया वह मुकाबला 31 रनों से हारी थी। 31 रनों से 2018 में हारी थी, जहां पर पहली इनिंग में विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी, तो दूसरी इनिंग में शानदार हाफ सेंचुरी मारी थी। उसके अलावा जितने भी बल्लेबाज थे, के राहुल हो गए, पुजारा हो गए, चाहे कोई भी हो, किसी ने के बल्ले से रन नहीं आया था और मुकाबला टीम इंडिया हार गई थी। जहां पहली पारी में बढ़त मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मुकाबला अपने नाम करेगी, वहां से भी टीम इंडिया हार गई है। और ये जो सीरीज की शुरुआत हुई है, लीड्स में जिस तरह से टीम इंडिया ने स्कोर खड़ा किया था और लग रहा था यह मुकाबला टीम इंडिया अपने नाम करेगी, और इंग्लैंड ने वह मुकाबला हरा दिया है। तो ऐसे में एजबेस्टन में अगर इंग्लैंड की टीम जीत गई तो आप 5-0 से हारने वाले हो, ये तो कंफर्म बात है। ऐसे में यहाँ पर आप इंग्लैंड को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। उनका माइंडसेट काफ़ी अलग है और उनकी फास्ट बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर की एंट्री हो चुकी है। और आपके पास इकलौता तेज गेंदबाज था बुमराह, जिन्होंने विकेट चटकाए थे। बाकी चाहे प्रसिद्ध कृष्णा रहे हों, चाहे मोहम्मद सिराज रहे हों, चाहे शार्दुल ठाकुर रहे हों, फिर चाहे यहाँ पर रवींद्र जडेजा रहे हों, सब ने बेड़ा गर्क ही किया है। न तो इनको विकेट मिले और न किसी ने बुमराह का साथ दिया। अगर कोई बुमराह का साथ देता तो टीम इंडिया यह मुकाबला अपने नाम कर सकती थी। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इंग्लैंड के जो टैलेंटर बल्लेबाज हैं, नंबर 7, 8 से 11 तक, उनके बल्लेबाजों ने लगभग 150 रन बनाए थे। लेकिन हमारे टैलेंडर्स ने पहली पारी में 41 रन बनाए थे और दूसरी पारी में लगभग 30 रन बनाए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर टीम इंडिया के टैलेंडर्स बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे तो आप मुकाबला नहीं जीत पाओगे। और सबसे बड़ी कमजोरी, हमारे गेंदबाजों ने इंग्लैंड के टैलेंडर्स को रन बनाने दिए। उधर से क्रिस वोक्स ने हाफ सेंचुरी मारी। क्रिस वोक्स और ब्रैडन कार्स के बीच हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप हुई थी, जिससे कि हमारा मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो गया। नहीं तो इंग्लैंड पहली पारी में 350 रन तक ऑल आउट हो जाती और टीम इंडिया को लगभग 100 रनों की बढ़त मिलती। टीम इंडिया यह मुकाबला आसानी से अपने नाम कर सकती थी। बहरहाल आपको बता दें, एजबेस्टन में कभी तक टीम इंडिया एक भी मुकाबला नहीं जीती है और यह कांटे की टक्कर है। यहाँ पर करो या मरो होगा। अगर टीम इंडिया यहाँ पर जीत जाती है या फिर ड्रॉ भी करवा लेती है तो टीम इंडिया की बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि सीरीज़ पर कायम रहेगी। अगर यहाँ से इंग्लैंड यह मुकाबला जीत जाती है तो सीरीज़ 2-0 से लीड करेगी। और यह भी चांसेस है कि यहाँ पर टीम इंडिया काफ़ी कॉन्फिडेंस लो होगा, हर प्लेयर पर काफ़ी न काफ़ी दिक्कत आएगी, मेंटली डिस्टर्ब होंगे कि हम लगातार 2 मुकाबला हार गए हैं। ऐसे में यह दौरा काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज
छोटी मोटी नहीं होती है। लगभग 2 महीने 2.5 महीने का सफ़र होता है और उनके दिमाग में चलता रहेगा और उनका एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। अगर टीम इंडिया मुकाबला जीतती है तो काफ़ी शानदार बाउंस बैक करेगी और इंग्लैंड के प्लेयर और इंग्लैंड की टीम और क्रिकेट एक्सपर्ट जो टीम इंडिया को भी हल्के में ले रहे हैं वो हल्के में नहीं लेंगे। हमारी पेस बैटरी यहाँ पर कुछ काम कर पाएगी। और आपको बता दें, पहले लग रहा था कि पहला टेस्ट मुकाबला खेलने के बाद बुमराह आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे दूसरे टेस्ट मुकाबले में, लेकिन आपको बता दें फ्राइडे जो निकला है वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन हुआ और वहाँ पर बुमराह ने फुल इंटेंसिटी के साथ लगभग 1 घंटे तक गेंदबाजी की है, फुल इंटेंसिटी के साथ, यानी कि जम लगाकर गेंदबाजी की है। और वहीं प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं, उनसे गेंदबाजी नहीं कराई गई। और वहीं दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह से गौतम गंभीर लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस बात का अंदेशा मिलता है कि इस वाले मुकाबले में अर्शदीप सिंह का डेब्यू हो सकता है और सेकंड टेस्ट मुकाबला आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उनके आने से एक अलग वैरायटी मिलेगी क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर गेंदबाज है और यहाँ पर काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं। उनकी बॉल काफ़ी स्विंग करती है, मूवमेंट करती है, जो यहाँ के पिच पर उनको काफ़ी मदद मिलेगी। एक ऐसा गेंदबाज हो जाएगा जो बुमराह के साथ विकेट टेकर गेंदबाज हो, उसका अलग एंगल रहेगा, अलग वैरायटी रहेगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। नहीं तो प्रसिद्ध कृष्णा, भले ही प्रसिद्ध कृष्णा को पूरे टेस्ट मुकाबले में 5 विकेट मिले हों, लेकिन रन भी काफ़ी पड़े हैं। 6 की इकॉनमी से यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने रन बरसाए हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज जो 2021 वाले टूर में भी थी, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, वहाँ पर 8 विकेट ले रहे थे। आपको लॉर्ड्स मुकाबला याद होगा जब 60 ओवर में टीम इंडिया ने मुकाबला जीता था, तो वहाँ पर 7 या 8 विकेट लिए थे मोहम्मद सिराज ने। उस दौरे पर काफ़ी साइन किया था, लेकिन यहाँ पर आते आते उनका फॉर्म भी काफ़ी डिप किया है और उनको काफ़ी ज़्यादा रन भी लीक कर रहे हैं। पहली पारी में उन्होंने लगभग 122 रन दिए थे और दूसरी पारी में भी ऐसे ही रन दिए हैं, यानी कि इनको भी काफ़ी ज़्यादा रन पड़ रहे हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा बस कमज़ोरी नहीं थी टीम इंडिया की, हमारी कमज़ोरी दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज भी हैं। इन दोनों की अगर ये दोनों बुमराह का साथ दे दें तो टीम इंडिया पहला टेस्ट मुकाबला आसानी से जीत सकती थी, लेकिन जब बुमराह कोई साथ ही नहीं देगा तो बुमराह अकेले विकेट थोड़े ले पाएगा। और यहाँ पर गौतम गंभीर को समझ में नहीं आती, अगर यही मुकाबला विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे होते ना तो हार का ठीकरा पूरा रोहित शर्मा और विराट कोहली पर फोड़ दिया जाता कि उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, फील्ड प्लेसमेंट नहीं की, बॉलरों को अच्छे से रोटेट नहीं किया, शार्दुल ठाकुर से गेंदबाजी नहीं कराई गई, पूरा ठेकरा रोहित शर्मा और विराट कोहली पर आता। लेकिन अब गौतम गंभीर किसको बोलेंगे? मतलब गौतम गंभीर अलग मनमानी किए जा रहे हैं कि मुझको इसको खिलाना है, इसको नहीं खिलाना है। और जैसे ही पहला टेस्ट मुकाबला ख़त्म हुआ, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तब उनसे ऋषभ पंत के बारे में पूछा गया था कि ऋषभ पंत ने दोनों इनिंग में सेंचुरी मारी। तब गौतम गंभीर ने क्या बोला पता है? तो गौतम गंभीर ने बोला कि ऋषभ पंत ने नहीं और ने भी सेंचुरी मारी है। मतलब आप कोच हो, उस प्लेयर का मनोबल बढ़ा सकते हो, उसके बारे में आप कुछ 2 शब्द बोल रहे थे कि हाँ बहुत अच्छी इनिंग खेली, अभी तक दोनों पारी में काफ़ी अच्छे रन बनाए, जिसकी बदौलत आपको पूरा मोमेंटम मिला। लेकिन नहीं, उसने एकदम खारिज ही कर दिया और बोला कि आप और तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते थे। मतलब कि गौतम गंभीर को यहाँ अपने प्लेयरों को मनोबल बढ़ाना चाहिए था, हाँ उनका मनोबल काफ़ी लो कर रहे हैं। तो क्या समझे इस बात से? गौतम गंभीर नहीं चाहते कि ऋषभ पंत इतना अच्छा रन बनाए, अपनी टीम को मैच जिताएं। मतलब वो रखना ही नहीं चाहते क्योंकि आपको याद ही होगा सुमन गिल से ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर ऋषभ पंत को और मैच विनर खिलाड़ी है। अगर विराट कोहली के बाद कोई एक ऐसा प्लेयर है जो कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाता है टेस्ट मुकाबले में, और दुनिया भर जहाँ जहाँ खेला है न्यूजीलैंड को छोड़कर हर जगह उसके शतक हैं, वो कप्तानी का प्रबल दावेदार था। लेकिन आपने उसको नहीं पसंद किया क्योंकि यहाँ पर पसंद नापसंद चलती है टीम इंडिया में, और आपने देखा ही होगा। तो वहाँ पर आपने ऋषभ पंत को कप्तानी नहीं सौंपी, यहाँ पर शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी, क्योंकि वह सर हिलाकर जो आप बोलोगे वह बात मानता जाएगा। मतलब कि गौतम गंभीर में क्या चल रहा है? रोहित शर्मा विराट कोहली को रिटायर करवा दिया क्योंकि उनके रहते गौतम गंभीर की चल नहीं रही थी, क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेजेंड हैं, लीडर हैं। वो जैसा बोलेंगे टीम का एनवायरनमेंट ऐसा ही रहेगा, ड्रेसिंग रूम में जैसा बोलेंगे वैसा ही होता है, क्योंकि 2 अलग अलग पर्सनालिटी है रोहित शर्मा विराट कोहली। लेकिन इनका लेवल यहाँ है और सुमन गिल लोग अभी यहाँ पर हैं, इनको यहाँ पहुँचने में बहुत समय लगेगा। और गौतम गंभीर 2007 वर्ल्ड कप में भी थे, 2011 वर्ल्ड कप में भी थे, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन
बतौर कोच अभी तक गौतम गंभीर पूरी तरह से फेल ही नज़र आए हैं। यहाँ पर उन्होंने रवि शास्त्री को, जब वो कमेंट्री करते थे, रवि शास्त्री को उन्होंने बोला था कि उन्होंने आखिर किया क्या है। आप उनके स्टैट्स उठाकर देख लो और गौतम गंभीर की कप्तानी कोच के स्टैट्स उठाकर देख लो, ज़मीन आसमान का आपको अंतर नज़र आएगा। और जो रवि शास्त्री की टीम में गेंदबाज थे, लगभग वही गेंदबाज इनकी भी टीम में है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करवा पा रहे हैं। तो यहाँ पर किसकी गलती है, गौतम गंभीर की या फिर रवि शास्त्री की? क्योंकि आपने रवि शास्त्री को तो कोसा ही कोसा था। मतलब कि गौतम गंभीर में समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं, टीम इंडिया को किस तरह चलाना चाह रहे हैं। यस मैन वाला उनको प्लेयर चाहिए जो यस मैन करके हाँ सर जी सर, जैसा आप बोलो वैसा करें। क्योंकि गौतम गंभीर का तो यही माइंडसेट रहता है और इसी माइंडसेट के साथ वो पूरी टीम चला रहे हैं। मतलब कि आपको समझ में नहीं आता कि आपके पास शार्दुल ठाकुर जैसा गेंदबाज है, उसको इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक्सपीरियंस है, साउथ अफ्रीका में खेल चुका और WTC फाइनल भी खेल चुका है, और आपने उसको पहले इनिंग में सिर्फ 6 ओवर की गेंदबाजी कराई। क्या मायने रखता है ये, क्या दर्शाता है? यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं उस प्लेयर पर जिसने बतौर बल्लेबाज और बतौर एक गेंदबाज BGT 2021 याद करिए, उसने 2 हाफ सेंचुरी मारी थी और 7-7 विकेट भी ले रहा था। आप उसको भूल गए। मतलब यहाँ पर भी पसंद नापसंद। तो आप करना क्या था? अगर आपके पसंद के खिलाड़ी खेलते रहेंगे, परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तो टीम इंडिया कैसे मैच जीतेगी? फिर आप बोलते हो टीम को आगे रखना है, कंट्री को आगे रखना है। जब आपकी पसंद और नापसंद चलेगी तो फिर प्लेयरों में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगी ना कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं, किसको लेना चाह रहे हैं, किसको नहीं लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे में प्लेयरों का भी मनोबल काफ़ी डाउन होता है, कॉन्फिडेंस काफ़ी लो होता है, इन्वायरमेंट पूरी तरह से ख़राब होता है। क्योंकि यहाँ पर ऋषभ पंत और आपके जायसवाल और राहुल ने काफ़ी अच्छे रन बनाए हैं, शुभमन गिल ने भी बेहतरीन पारी खेली, लेकिन अगर आपके गेंदबाज विकेट नहीं ले पाएंगे, 20 विकेट नहीं ले पाएंगे। और आपको बता दें एक स्टैट्स और है, जब विराट कोहली कप्तान थे तो 61% आप अवे यानी कि सेना कंट्री में जाकर 20 विकेट लेने में कामयाब रहे हो। लेकिन जब से गौतम गंभीर यहाँ पर कोच बने हैं तो 50% से कम ऐसे, मतलब लगभग 13 मुकाबले खेले हैं गौतम गंभीर के कप्तानी में और सिर्फ 4 मैचों में ही आप 20 विकेट ले पाए हो। यानी कि आप गेंदबाज इतने बेबस और इतने लाचार नज़र आ रहे हैं कि सामने वाली टीम का 20 विकेट नहीं ले पा रहे हैं। और वहीं रवि शास्त्री को आप पूछते हो कि उनकी कप्तानी में उन्होंने किया क्या था, अपनी कोचिंग में उन्होंने किया क्या था। भाई उन्होंने जो किया था ना, वो BGT आपको जिताई थी 2021 की और 2018 की, अपनी कोचिंग में ही जिताई थी। वो किसी प्लेयर का कॉन्फिडेंस लो नहीं करते थे, उसका हाई अप ही करते थे। उन्होंने ही ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया था, उन्होंने ही रोहित शर्मा से ओपनिंग कराई थी। और आपने क्या किया है, रोहित शर्मा को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, विराट कोहली को बाहर निकाल दिया। यहाँ पर R अश्विन जैसे लेजेंड प्लेयर को, लेजेंड प्लेयर है, सम्मान करना चाहिए, उसको भी आपने बोला कि हो गया टाटा बाय बाय आपका। अगर ऐसी ही आपको टीम चलानी है, ऐसा ही मैनेजमेंट रखना है, तो टीम इंडिया ऐसे ही हारती रहेगी। फिर आप ताली बजाते रहना, देखते रह जाना, फिर आप बोलना कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं। भाई कुछ करने से होता है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है, प्लेयरों को बनाना पड़ता है, कोच से बात करनी पड़ती है, सपोर्ट स्टाफ से बात करनी पड़ती है। हर प्लेयर को आप कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि कोई प्लेयर का आप कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो ऐसी बातें करके। ऋषभ पंत आपका टीम का प्लेयर नहीं है। और एक स्टोरी और सामने आती है, अजय जडेजा एक कहीं बात कर रहे थे, जब उस समय दिल्ली की जो रणजी होते हैं ना, रणजी मुकाबले होते हैं, वहाँ पर दिल्ली की टीम है, वहाँ पर अजय जडेजा कोचिंग करते थे दिल्ली टीम की। उस समय ऋषभ पंत भी वहाँ पर थे और रिपोर्ट के मुताबिक उस टीम की कप्तानी गौतम गंभीर कर रहे थे। तो वहाँ पर गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 नहीं रखा, उसको बाहर रखा। तब अजय जडेजा गौतम गंभीर के पास जाते हैं कि बोलते हैं कि बेटा चल ऐसे कोई बात नहीं, तो खेल लेगा। तो ऋषभ पंत वहाँ पर क्या बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं भैया, जब ज़रूरत पड़ेगी तो खुद ही बुलाने आएंगे। उस प्लेयर का माइंडसेट देख रहे हो आप, उसको रणजी मुकाबले से ऐसे हटा रहे थे। अब तो इंडिया है, अब तो आप कोच बन गए हो, तब तो आप हटाओगे ही। मतलब वहाँ पर भी आपकी पसंद नापसंद थी और यहाँ पर भी आपकी पसंद नापसंद है। आपकी टीम थोड़ी है, देश की टीम है, यहाँ पर मुकाबले जीतने हैं, देश को प्राउड फील कराना है। अगर आप अपनी पसंद नापसंद की टीम चलोगे तो आप पाकिस्तान जैसी टीम बन जाओगे, जहाँ पर अपने यार दोस्तों को खिलाते हो, वहाँ अलग अलग पॉलिटिक्स चलती है। उनका जिस तरह का बेड़ा गर्क हुआ है,
9 देश खेलते हैं यहाँ पर टेस्ट मुकाबले और 8वें पायदान पर है यहाँ पर पाकिस्तान की टीम। अगर आपको ऐसा ही खेलना है, पसंद नापसंद से टीम बनानी है, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। जिस तरह पिछली बार WTC फाइनल नहीं खेल पाए, इस बार भी नहीं खेल पाओगे, क्योंकि अगर जिस तरह के हाल है और जिस तरह के लक्षण आपके नज़र आ रहे हैं ना, तो इंग्लैंड आपको 5-0 से ही रौंदेंगी और बुरी तरह से आपको टाटा बाय बाय कर आएगी। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े बयान दे रहे थे ना, क्योंकि जितने क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, ख़ास तौर के इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के, सब ने प्रेडिक्ट किया है कि टीम इंडिया यह सीरीज 5-0 से हारेगी। और कितनी शर्मनाक वाली बात होगी कि आप इंग्लैंड जाकर 5-0 से हारो। और जब आप पिछली बार गए थे, वहाँ पर 2-1 की लीड में थे आप। पहले 4 टेस्ट मुकाबले की सीरीज होती थी, 2-1 की लीड पर थे और वहाँ पर ऐसा लग रहा था अगर आप लास्ट मुकाबला खेल आते, कोविड के चलते आपने बाहर किया था, क्योंकि उस समय IPL भी आने वाला था, आपको याद ही होगा, तो आप उसके लालच में यहाँ पर आ गए, IPL खेलने आ गए। लेकिन अगर वहाँ पर रहते तो आप 3-1 से सीरीज जीतते। बहरहाल वो सीरीज आप आगे करके आए थे, बराबरी करके आए थे। लेकिन अगर आप 5-0 से हारोगे, 5-0 से अगर आप हारते हो, तो कितनी शर्मनाक वाली बात होगी। और इस समय टीम इंडिया, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली थे, दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम थी जो बाहर जाकर मुकाबला जीतती है, लड़ती है, सीरीज जीतती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपकी कोचिंग में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से अपने घर में 3-0 से हारी है। क्रिकेट के इतिहास में, इंडिया के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि टीम इंडिया अपने घर में क्लीन स्वीप की हो, क्लीन स्वीप हारी हो। इतनी बदतर हार वो सिर्फ आपकी ही मेहरबानी थी, आपने ही किया था। अगर ऐसा होता है ना, फिर एक रिपोर्ट और आ रही है कि यहाँ पर सुमन गिल ने बोला कि यहाँ पर अजीत आगरकर जो हमारे चीफ सिलेक्टर हैं और कोच गौतम गंभीर ने बोला कि हम तुमसे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम अच्छा करोगे, टीम अच्छा करेगी। मतलब आप बिना उम्मीद के जा रहे हो। आप क्या बताना चाहते हो कप्तान को, क्या बताना चाहते हो आपके वाइस कैप्टन को, क्या बताना चाहते हो टीम के प्लेयरों को कि आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप सीरीज जीतोगे, बराबर करोगे, तो फिर आप किस बात क्रिकेट खेलने जा रहे हो। उसको मनोबल, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए था कि बंदे कहाँ जाए, तुमको जीत कराना है, लड़ कराना है। यही खासियत थी रवि शास्त्री की, सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी रवि शास्त्री की कि प्लेयरों का कॉन्फिडेंस और टीम का कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं करते थे। गावा जैसे मुकाबला जब वहाँ पर टीम इंडिया ने जीता तो रवि शास्त्री की कोचिंग में ही जीता था। वो हर प्लेयर को मनोबल, कॉन्फिडेंस बढ़ाकर रखते थे, टीम को आगे रखते थे। लेकिन नहीं, इनको अपना नाम देखना है कि अगर सीरीज जीतेंगे तो मेरा नाम होगा। भाई अगर आपको अपने ही नाम की चिंता है, जैसे आपने KKR में श्रेयस अय्यर के साथ किया था, बतौर कप्तान उसने अपनी टीम को फाइनल जिताया, लेकिन क्रेडिट कौन ले गया? क्रेडिट पूरा गौतम गंभीर ले गए। अब फिर इस साल क्या हुआ IPL में, 2025 IPL में, जैसे श्रेयस अय्यर गया, KKR की हालत टाइट हो गई, नंबर 7 पोजीशन पर आई थी। और वहीं श्रेयस अय्यर तो KKR को छोड़कर पंजाब किंग्स में आए थे, फाइनल खेल गए भाई, फाइनल खिला दिया उसने। तो यहाँ पर गौतम गंभीर क्रेडिट देना बंद करो आप। यहाँ पर आपको भी सॉरी सोचना पड़ेगा कि टीम इंडिया है, जितने भी प्लेयर हैं यहाँ पर टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अपने बारे में सोच रहा हो। अगर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो टीम अच्छा खेलेगी। और जो 5 बल्लेबाजों ने सेंचुरी मारी थी, क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कोई भी टीम के बल्लेबाज 5 सेंचुरी ले गए एक टेस्ट मुकाबले में, और एक फाइफर हो जो बुमराह ने लिया था, और वो टीम टेस्ट मुकाबला हार जाए। 148 साल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, और इतना बदतर रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम हुआ है। आपने कभी नहीं सोचा होगा, आपने कभी भी नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं देखा होगा। मतलब जो रिकॉर्ड बन रहे वो टीम इंडिया के नाम बन रहे हैं। इंग्लैंड का सबसे सफल चेज टीम इंडिया के ही नाम था। जब एजवेस्टन में 2022 में जीता था, 378 चेज कर लिए थे। अब लीड्स में 371 चेज कर लिए इंग्लैंड ने, 5 विकेट से जीती थी मैच वो। मतलब कि जितने भी रिकॉर्ड ख़राब से ख़राब, बदतर से बदतर बनते हो टीम इंडिया के खिलाफ ही बनते हैं। वहाँ पर पता नहीं टीम इंडिया कैसे पहुँच जाती है और हमारे प्लेयर क्या कर रहे होते हैं। बहरहाल आपको एक बात बता दें, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज में से कोई एक ही प्लेयर खेलेगा, क्योंकि अर्शदीप सिंह का डेब्यू होने वाला है। बुमराह अभी तक बताया जा रहा है फुल इंटेंसिटी के साथ
गेंदबाजी कर रहे हैं और आपको दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अर्शदीप सिंह आपको 100% खेलते हुए नज़र आएंगे। और एक बात ये भी हो रही है कि साई सुदर्शन और करुण नायर में से इन दोनों में से कोई एक ही प्लेयर खेलेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि साई सुदर्शन आपको नंबर 3 पर खेलते हुए नज़र आएंगे और करुण नायर को बाहर रखा जाएगा और उनकी जगह नीतीश रेड्डी आपको नंबर 6 पर खेलते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया विजिटी हुआ था जब, तो वहाँ पर मेलबर्न में सेंचुरी मारी थी और उन्होंने जितने मुकाबले खेले सब में 40 रन, 45 रन, 46 रन सेंचुरी मारी है। मतलब उनके बल्ले से रन आते हैं और काम आने पर वो अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। उसका टेम्परामेंट भी काफ़ी शानदार है और वो काफ़ी अटैकिंग बल्लेबाजी भी कर लेता है। वी में खेलते हैं, सामने साइड रन बनाते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर ऐसा होता है देखने वाली बात होती है, लेकिन खबरें यही चल रही हैं कि नीतीश रेड्डी आपको नंबर 6 पर खेलते हुए नज़र आएंगे। उसके अलावा रवींद्र जडेजा की बात करें, रवींद्र जडेजा 2022 में जब एजबेस्टन में मुकाबला हुआ था तो वहाँ पर ऋषभ पंत ने शानदार 146 रनों की पारी खेली थी सेकंड इनिंग में और फर्स्ट इनिंग में, और वहीं रवींद्र जडेजा ने 101 रन बनाए थे। यानी कि जो लोग कहते हैं ना कि रवींद्र जडेजा को बाहर कर दो, उनकी जगह किसी और वाशिंगटन सुंदर को खिला लो, फिर अक्षर पटेल को खिला लो, वो भूल जाते हैं कि रवींद्र जडेजा ने किया क्या टेस्ट में इंडिया के लिए। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है यहाँ पर रवींद्र जडेजा ने, अपने बल्ले से भी, अपनी गेंदबाजी से भी। इसी एजबेस्टन ने उसने पिछली बार सेंचुरी मारी थी। आप उसी को बाहर करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, अगर आपको टीम का कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन उस प्लेयर को बली मत दीजिए। आप उस प्लेयर को खिलाइए, कॉन्फिडेंस दीजिए ना। मैच विनर खिलाड़ी है, आपको गेंद नहीं तो बल्ले से रन बना कर देगा। अगर यहाँ पर थोड़ी स्विंग मिली बॉल को, स्पिन हो रही है बॉल, थोड़ा ड्राई पिच रहा, तो यहाँ पर रवींद्र जडेजा भी आपको 2 से 3 विकेट निकालते हुए नजर आएंगे। लेकिन बल्लेबाजी आपकी काफ़ी वीक हो जाएगी अगर रवींद्र जडेजा को बाहर रखोगे तो, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है। 81 मुकाबले खेल चुका है रवींद्र जडेजा, काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ पर। आप उसी को बाहर करने की कोशिश करोगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप रवींद्र जडेजा को रखो। वहीं 4 तेज गेंदबाजों की बात करें, शार्दुल ठाकुर को तो आप रखना ही रखना है। शार्दुल ठाकुर को आप छोड़ नहीं सकते हो। शार्दुल ठाकुर आपकी टीम में होना ही होना चाहिए। नंबर 8 पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है और बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेता है। लेकिन आप उससे गेंदबाजी तो कराओ, कम से कम 4 ओवर 5 ओवर का एक स्पेल तो दो। लेकिन आपने पहले मुकाबले में क्या पहली इनिंग में 3 ओवर का एक स्पेल दिया, फिर दूसरी बार 3 ओवर का एक स्पेल दिया। अगर वही सेकंड इनिंग में वो 2 विकेट नहीं ले लेता एक ही ओवर में, तो आप उससे गेंदबाजी ही नहीं कराते। तो किस बात का आप लेके गए थे उसको? इससे अच्छा आप नीतीश रेड्डी को खिला लेते, फिर एक बल्लेबाज को ऐड कर लेते। जब आपको उससे गेंदबाजी ही नहीं करानी है तो किस बात को आप लेके गए थे? लेकिन शार्दुल ठाकुर साहब गेंदबाजी करें, उसको काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट मिलता है और उसकी किस्मत काफ़ी शानदार है। लक फैक्टर उसके साथ है। जब वो गेंदबाजी करता है तो आपको एन वक्त में विकेट लेकर देता है और बड़े विकेट लेता है भाई। और पिछली बार इंग्लैंड का दौरा याद ही होगा आपको, 4-4, 5-5 विकेट निकाल रहा था बंदा वो, और बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, हाफ सेंचुरी मार रहा था। उसको बाहर निकालो। हाँ, अगर जसप्रीत बुमराह प्लेइंग इलेवन में होते हैं तो आप उनको रखें, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज में से किसी एक प्लेयर को आप बाहर निकालो और उसकी जगह यहाँ पर अर्शदीप सिंह को मौका दो, क्योंकि अलग वैरायटी, अलग एंगल, अलग वेरिएशन, इससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर स्विंग करेगी बॉल, यहाँ पर सपाट पिच पर अर्शदीप सिंह बॉल स्विंग अंदर और बाहर दोनों तरफ मूवमेंट कराता है। तो ये इंग्लैंड है जहाँ पर हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलती हैं, मौसम ठंडा रहता है, तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह को काफ़ी मदद मिलेगी। और प्रॉपर स्विंग बॉलर है वो, जैसे मोहम्मद शमी थे, गेंद को अंदर और बाहर लेकर आते थे। लेकिन वो राइट हैंडर थे, ये लेफ्ट हैंडर है, इसका अलग मूवमेंट है, ये आपको फ़ायदा करेगा। बंदा काउंटी भी खेल चुका है, आपको वाइट बॉल में पूरी तरह से प्रूव भी कर चुका है। आप मौका तो दो, मौका दो उस प्लेयर को। क्योंकि आपने अभी जितने भी प्लेयर थे इसके पहले, मुकेश कुमार सिंह बॉलर था, उसको भी 2-4 मुकाबले खिलाया, उसको भी धक्का मार के बाहर निकाल दिया। यहाँ पर आकाशदीप आपको पहले मुकाबले में खिलाना चाहिए तो उसको मौका नहीं दिया, प्रसिद्ध को मौका दे दिया, उसको भी बाहर निकाल दिया। अब अर्शदीप सिंह को मौका तो दो। आप अपनी पसंद और नापसंद यहाँ पर मत दिखाओ। जो आपको लगे कि हाँ मैच विनर खिलाड़ी है, आप यहाँ आपको मैच जिता सकता है, उस प्लेयर को खिलाओ ना। वो अर्शदीप सिंह है, क्योंकि उसके आने से यहाँ पर बुमराह पर भी बोझ कम पड़ेगा। वो ऐसा गेंदबाज है जो विकेट टेकर गेंदबाज है। बड़े बड़े, अरे 2024 T20 वर्ल्ड कप याद कर लो यार, 19 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की तो 6 रन दिए थे उसने।
फाइनल जैसे मुकाबले में, तो उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है बड़े मुकाबले खेलने का, प्रेशर झेलने का, तो आप उसको गेंदबाजी तो कराओ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको उससे गेंदबाजी नहीं करानी है, आप कुछ करोगे नहीं, सामने वाला प्लेयर विकेट कैसे लेगा। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप प्लेयर पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हो। बल्लेबाजी को दम पर मत रहो आप, बल्लेबाज तो रन बनाएंगे, लेकिन जब कोई विकेट ही नहीं लेगा, 20 विकेट लेगा ही नहीं, तो आप मुकाबला कैसे जीतोगे। ये टेस्ट मुकाबले हैं, टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर अगर आपको जीतना है तो 20 विकेट लेने पड़ेंगे और आपके बल्लेबाजों को रन बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहले टेस्ट मुकाबले में हार का सबसे बड़ा कारण रही है वो है हमारी फील्डिंग। जायसवाल ने 4 कैच छोड़े हैं एक ही इनिंग में, 4 कैच। भले ही आपने सेंचुरी मारी हो, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो कोई इंडियन प्लेयर इंग्लैंड में पहली बार खेल रहा हो पहली ही इनिंग में सेंचुरी मार दे, वो जायसवाल ने ही किया है। आप बतौर बल्लेबाज बहुत शानदार है, लेकिन बतौर फील्डर, और यहीं पर विराट कोहली और रोहित शर्मा यहाँ पर कैच स्लिप में लगे रहते थे, उनसे ऐसे कैच छूट जाए, हाँ 1-2 कैच छूट सकते हैं, लेकिन एक ही इनिंग 4 कैच छूट जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। 9 कैच ड्रॉप किए हैं यहाँ पर टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में, 9 कैच ड्रॉप किए हैं और 1 रन आउट भी, वही टीम इंडिया का हार का कारण बना है। लगभग 200 रन टीम इंडिया ने कैच छोड़कर गंवा दिया। ऐसे यहाँ पर हैरी ब्रूक का कैच छूटा था, दूसरे इनिंग में यहाँ पर बेन डेकर का कैच छोड़ दिया, उसके अलावा आप छोड़ते ही जा रहे हो। अगर आपको मुकाबले जीतने हैं, टेस्ट सीरीज जीतनी है, तो आपको बतौर गेंदबाज भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, आपके बल्लेबाजों को रन भी बनाना पड़ेगा और आपके फील्डर को अच्छी फील्डिंग भी करनी पड़ेगी, तभी आप मुकाबला अपने नाम कर सकते हो। नहीं तो फिर टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा आपका, अगर ऐसा रहा तो। इसीलिए कहते हैं आपको थोड़ा जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और जो प्रैक्टिस से निकल कर आ रहा है वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि बुमराह पूरी तरह से फिट है और आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। और उम्मीद यही है कि वो दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलें, क्योंकि अगर बुमराह नहीं होते हैं तो आपकी गेंदबाजी की आधी ताकत सीधे ही कम हो जाती है। 50% आप माइनस कर लो और सिराज और प्रसिद्ध दोनों को खिलाना पड़ेगा, फिर आपको अजदीप सिंह को लाना पड़ेगा, तो गेंदबाजी आपकी और वीक हो जाएगी। क्योंकि बुमराह के रहते आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ बुमराह रहता है, जब आपको विकेट चाहिए तो बुमराह आपको गेंदबाजी करके देगा। लेकिन जब बुमराह ही नहीं रहेगा तो फिर आपकी गेंदबाजी तो फिर दीवार में सर मारने जैसी बात हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपको जीतना है ना, तो आपको गेंदबाजों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और ऐसे गेंदबाज लाने पड़ेंगे जो विकेट टेकर गेंदबाज हो। आपको पसंद नापसंद बिल्कुल नहीं देखनी है यहाँ पर, तभी आप मुकाबला जीतोगे। और सीरीज भी अगर आपको इज्जत बचानी है, लाज बचानी है, तो आपको गेंदबाजी भी तगड़ी करनी पड़ेगी, फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी और बैटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर जो चल रहा है कि आपने रोहित विराट को बाहर निकाला, वो आपके लिए काफ़ी मुसीबत बन जाएगी। क्योंकि उनके रहते अगर आप हारते तो पूरा सब सोशल मीडिया जितना है ना, न्यूज़ वाले हैं, सब उनके पीछे पड़ जाते हैं उनकी गलती से हारे हो, लेकिन आप बच जाते हैं। लेकिन अब वो दोनों नहीं हैं तो पूरा प्रेशर आप पर ही आएगा। देखिए यहाँ पर गिल को आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि गिल ने पहली बार कप्तानी की है, ये भी टेस्ट मुकाबला है। टेस्ट मुकाबला कोई छोटा मोटा नहीं, सामने इंग्लैंड की टीम, वो भी इंग्लैंड में खेल रहे हो, और बेन स्टोक्स नाम का प्लेयर है वो जो कप्तानी कर रहा है, उसका अलग माइंडसेट है। बेसबॉल वाला माइंडसेट ये नहीं होता है कि हम टेस्ट को T20 की तरह खेलेंगे। उनका माइंडसेट ये होता है कि आप 400 बना लो, 450 बना लो, 350 बना लो, फिर भी हम मुकाबला जीतने जाएंगे, ये है माइंडसेट। और वो ज़्यादा उछल कूद नहीं करते हैं कि मुकाबला जीतने के बाद एकदम चिल्लाएं हाट हाट, विकेट लेने के बाद ऐसा नहीं। वो आपने देखा होगा, मैच जैसे ही ख़त्म हुआ, जो रूट और सामने स्मिथ थे जो विकेट कीपर बल्लेबाज है इंग्लैंड का, ना कोई सेलिब्रेशन, मैच ख़त्म हुआ, ग्लव्स उतारे, हाथ मिलाए, चले गए। अगर यही टीम इंडिया पर मुकाबला जीत जाती तो फालतू का एग्रेशन दिखाती। और मोहम्मद सिराज, आपसे विकेट तो लिया नहीं जा रहा है, फालतू का एग्रेशन दिखाया जा रहा है, और आपको बेन डेकर चौके पे चौके मार जा रहा है। फिर आप विकेट लो, अपनी टीम को मुकाबला जिताओ, तो आपका एग्रेशन सही लगता है। फालतू का आप एग्रेशन दिखाए जा रहे हो, फालतू का एटीट्यूड दिखाए जा रहे हो। जब आपसे ना विकेट लिया जा रहा है, ना आपकी टीम मैच जीत रही, तो फिर किस बात का एटीट्यूड। उसने आपको सरेंडर कर दिया, उसने आपकी औकात दिखा दी कि तुम उछल कूद करते रहो, हम ऐसे ही मैच जीत जाएंगे। और जिस तरह का एटीट्यूड था ना बेन स्टोक्स का, वो गिल को खा जाएगा। उसका अलग माइंडसेट है, क्योंकि उधर ब्रैंडन मैकुलम बैठा है
वो भी टेस्ट क्रिकेट में ऐसा ही खेलता था। उसका माइंडसेट अलग है, माइंडसेट डिफरेंट है, हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस देता है। भले उनकी जैक क्रॉली और बेन डेकर जैसे प्लेयरों की औसत बल्लेबाजी काफ़ी कम है, लगभग 35 का औसत है जैक क्रॉली का, लेकिन उनको औसत से कोई मायने नहीं रखता, एवरेज कोई मायने नहीं रखता। उनको लगता है कि हमारा प्लेयर ऐसा हो जो मैच विनर हो, जो खड़ा रहे, लड़े। और जैक क्रॉली ने वो करके दिखाया सेकंड इनिंग में। पहले इनिंग में 0 पर आउट हो गया था, लेकिन सेकंड इनिंग में उसको पता था कि उनको 371 रन चेज़ करने हैं। तब चेज़ करते जब उनकी ओपनर पार्टनरशिप चलती, और वहाँ पर जैक क्रॉली और बेन डेकेट ने वो करके दिखाया था। जैक क्रॉली बहुत कम स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, लेकिन एक छोर संभाल कर रख रहा था। और वहीं बेन डेकेट वो टुल्ला रिवर्स स्वीप मार रहा है रवींद्र जडेजा को, और रवींद्र जडेजा उसको एक टप्पा पाड़ के वहीं पर डाल रहा है, रफ पे डाल रहा है। वो रिवर्स स्वीप पे चौके, ये दे चौके, ये दे चौके। वहीं हमारे प्रसिद्ध कृष्णा साहब शॉर्ट पिच गेंदबाजी को पुल पे चौका मार रहा है, कट पे चौका मार रहा है। वहीं मोहम्मद सिराज भी ऐसे किए जा रहे हैं और उसको अग्रेसन दिखा रहे हैं। वो जितना अग्रेसन मोहम्मद सिराज दिखा रहा था, उतने बेन डेकेट उसको चौके मार रहा था। आप उसके माइंड से नहीं खेल पाए ना, वो आपके माइंड से खेल गए। आप फालतू का अग्रेसन दिखाते रहे, कूदते रहे, लड़ते रहे, लेकिन उसने करके दिखा दिया। और 149 रन बनाए दूसरे इनिंग में, 149 रन बनाए थे बेन डेकेट ने, और 188 रनों की पहली विकेट की पार्टनरशिप हुई थी इंग्लैंड के, और वहीं से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। अगर अर्ली विकेट गिर जाते, 50 रन के अंदर इंग्लैंड का पहला विकेट गिरता, 100 रन के अंदर 2 विकेट 3 विकेट गिर जाते, तब टीम इंडिया मुकाबला जीत सकती थी। लेकिन वो पूरा मोमेंटम ही आपसे ले गए। भले ही लास्ट दिन 5वें दिन पहले टेस्ट मुकाबले के पहले सेशन में रन कम बने, लेकिन दूसरे सेशन में जो मारना चालू का, जो रिवर्स स्वीप मारे जा रहा है, थर्ड सेशन में भी, मतलब उसके बाद आपके गेंदबाजों को भरता बना दिया, आपके गेंदबाजों को समझा ही नहीं। हाँ, बुमराह की रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके अलावा जो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जितने भी गेंदबाज रहे हों, सबको जम के लताड़ा लगाई है, जम के पीटा है, और रिवर्स स्वीप चौके पर चौका मार रहा था, और इधर फालतू का एग्रेशन दिखा रहे थे मोहम्मद सिराज। भाई टीम इंडिया वहाँ पिछली बार भाई रोला जमा कर आई थी, 2-1 से लीड पर थी, जहाँ पर जेम एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, मार्कवुड जैसे गेंदबाज थे। यहाँ तो उनकी गेंदबाजी काफ़ी वीक नज़र आ रही है भाई, काफ़ी वीक गेंदबाजी है। क्रिस वोक्स को छोड़ दिया जाए अभी, जो टंग खेल रहा था, और वहाँ पर जो स्पिनर गेंदबाज है, क्या नाम है, शोएब बशीर, उसके अलावा ब्रैडन कास, इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस गेंदबाज थे। आपने उन गेंदबाजों के सामने यहाँ पर 2-1 लीड की थी, फिर आप एज वेस्टर्न में हारे हो। तो अभी तक सीरीज़ शुरू होने से पहले यही कहा जा रहा था कि हमारी गेंदबाजी काफ़ी मजबूत है। असली इम्तिहान क्या होगा, हमारे बल्लेबाज वहाँ पर रन बनाएं, हमारी गेंदबाजी तो कर लेगी। लेकिन उल्टा हो गया भाई, उल्टा हो गया। यहाँ पर हमारी बल्लेबाजी कमज़ोर नज़र आ रही है, तब हमारी बल्लेबाजी मजबूत नज़र आ रही है। वही गेंदबाजी लग रहा था कि तगड़ा मुकाबला देगी, और हमारी गेंदबाजी बिखरती हुई नज़र आ रही है। बुमराह को छोड़कर सभी गेंदबाज आपको स्ट्रगल करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी? ये भी बहुत बड़ा हेर फेर है। मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं कि आपको बल्लेबाजों में करुण नायर आप खेलते हुए नज़र आएंगे, साइंस वर्सन खेलते हुए नज़र आएंगे, नीतीश रेड्डी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक सेकंड, देखिए, अगर आपको जीतना है तो आपको अपना माइंडसेट डिफरेंट करना पड़ेगा, और टीम को एकजुट होकर खेलना पड़ेगा। हमारी टीम एकजुटता दिखती है, लेकिन आपको पसंद नापसंद पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको यहाँ पर डट कर सामना करना है। आप पूरी अग्रेशन के साथ आओ ना भाई, पूरा देश आपके साथ है, 140 करोड़ की जनता आपके साथ है। आप अच्छा खेलोगे, टीम जीतेगी। बस आपको गेंदबाजों को अच्छे से रखना है, बुमराह पर ज़्यादा लोड नहीं डालना है। और आपको बता दें, बुमराह ने लगभग 44 ओवर की गेंदबाजी की है पहले टेस्ट मुकाबले में। फिर बंदा उसका इंजरी प्रोन प्लेयर है, कभी उसकी कमर टूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। आप उसको तो कम से कम मज़दूरों की तरह गेंदबाजी मत कराओ, टुकड़ों में गेंदबाजी कराओ। पूरा प्रेशर उसके ऊपर आता है। यहाँ मोहम्मद सिराज लोग दांत निकाल रहे हैं, चौके पे चौके मार रहा है, फालतू अग्रेशन कूदे जा रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को पता नहीं क्यों खिलाए जा रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों खिलाए जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका में ले गए थे पहली बार, तो उसने रन परवा दिया, बेड़ा गर्क हो गया, टीम इंडिया मुकाबला हार गई। अभी बीजीटी जो पिछले साल हुई है, वहाँ पर सिडनी में खिलाया,
फिर यहाँ खिला दिया। फिर वो जहाँ जहाँ बंदा गया है उसको इतने रन पड़े हैं, पता नहीं उसको बल्लेबाज कैसे मार रहे हैं। वही आईपीएल में आपने देखा होगा, वाइट बॉल की परफॉर्मेंस में आपने प्रसिद्ध कृष्णा को ले गए, और आईपीएल में देखा होगा आप लगभग 24 विकेट लिया प्रसिद्ध कृष्णा ने, और क्या शानदार गेंदबाजी कर रहा था। मिडिल ओवर में आकर पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट कर रहा था। हर एक मुकाबले में 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट ऐसे ले रहे थे। लेकिन जैसे इंटरनेशनल मुकाबला टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ तो आपका तीसरा तेज गेंदबाज बना, उसको 6 की इकॉनमी से रन पड़े। ये ओडीआई नहीं है, T20 नहीं है, ये टेस्ट मुकाबले हैं। 6 की इकॉनमी मायने रखती है भाई, 2 2.5 3 बस इतना ही इकॉनमी मायने रखते टेस्ट मुकाबले में, ज़्यादा से ज़्यादा 4। लेकिन आपने 6 की इकॉनमी से रन दिए भाई, लगभग 200 रन दिए हैं यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने, दोनों इनिंग मिला लिया जाए तो। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गेंदबाज ने दोनों इनिंग मिलाकर 200 रन दिए हों। भाई जब आपका गेंदबाज सामने से बुमराह प्रेशर बना रहा है और सामने वाली छोर से अगर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर तो उसको चौके पड़ रहे हैं, रन पड़ रहा है, पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट हो जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा के साथ भी ऐसा हाल चल रहा था। कोई भी गेंदबाज प्रेशर बनाए, ये भाई साहब आए उसको चौके दे दें, एक ओवर 2 चौके लग रहे हैं, ले रिवर पे स्वीप पे चौके मार रहा है, कट मार रहा है, पुल मार रहा है, इनको होश ही नहीं है। भाई आपको लेंथ देखनी पड़ती है, आपको सामने वाली टीम से देखना पड़ता था कि उन्होंने कैसे गेंदबाजी की है। थोड़ा आप आगे गेंदबाजी करते, आप शॉर्ट पिच पे शॉर्ट पिच गेंदबाजी कराया जाओ, प्रसिद्ध कृष्णा टक पे गेंदबाजी करा रहा है। वो इंग्लैंड के प्लेयर हैं, वो इंडिया के प्लेयर नहीं है, फिर श्रीलंका का प्लेयर नहीं है, फिर पाकिस्तान के प्लेयर नहीं, जिनको शॉर्ट पिच गेंदबाजी में काफ़ी दिक्कत हो रही है और पेस से काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बचपन से पेस खेलते आ रहे हैं, जन्मी हुई हुआ है, ऐसी कंडीशन में खेलने का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत आपको ही होने वाली थी अगर आपने ऐसे गेंदबाजी कराई है तो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बहुत तगड़े तरीके से आना है अगर इस मुकाबले में, और प्लेइंग 11 आपको सही करनी है। आपको सही पोजीशन के लिए सही प्लेयर रखने हैं। खाना पूर्ति मत करो आपकी, इसको भी खिला ले, इसको भी खिला ले, नहीं आज तू खेल ले, आज तू खेल ले, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको टीम जीतना है तो आपका प्लेइंग 11 सही होनी चाहिए और पूरी टीम का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी मुकाबला जीत पाओगे। नहीं तो फिर यही होता रहेगा, बाय बाय टाटा बाय बाय गुड बाय होता रहेगा। मुकाबले जीतने हैं तो अच्छा करना पड़ेगा और हर प्लेयर को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई 1-2 प्लेयर के दम से आप मुकाबला नहीं जीतोगे। क्या हुआ, बल्लेबाजी में 4 बल्लेबाजों ने सेंचुरी मारी और बुमराह ने 1 फाइफर लिया, उसके अलावा क्या, जो 6 प्लेयर बच गए, आए राम गए राम हो गए। भाई अगर और वही इंग्लैंड की टीम को देख लो, टंग ने भाई आपके टेल को चुटकियों में आउट किया, भाई चुटकियों में आउट किया है। उधर के बल्लेबाजों को देख लो, जैक ब्राली ने हाफ सेंचुरी मारी, बेन डेकट ने पहली पारी में 66, दूसरी पारी में 149, रूट के बल्ले से पहली पारी में रन किया, दूसरी पारी में उसने 50 मार दी। यहाँ पर बेन स्टोक्स रन नहीं आ रहे तो उसने गेंदबाजी से विकेट ले लिया। स्मिथ दोनों पारी में उसके रन है, क्रिस वोक्स ने विकेट लिया है, टंग ने विकेट लिया है, शोएब वसीर ने ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज का विकेट लिया है। मतलब कि उनकी पूरी प्लेइंग 11 की 11 के 11 प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया है, तब वो मुकाबला जीत। आप 2-4 प्लेयरों के दम से टेस्ट मुकाबला नहीं जीतोगे। T20 मुकाबले नहीं है जहाँ पर कोई 1-2 प्लेयर पर अच्छी परफॉर्मेंस करेगा या फिर 1-2 बल्लेबाज रन बना दे या फिर 1-2 गेंदबाज के रन विकेट ले ले। टेस्ट मुकाबले जीते जाते हैं जब आपकी पूरी प्लेइंग 11 11 के 11 प्लेयर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। जैसे अगर हमारे फील्डर ने कैच नहीं छोड़े होते तो आप मुकाबला आसानी से जीत जाते हैं। भाई अगर कोई किसी बल्लेबाज से रन नहीं बनाए, अगर वो 1-2 कैच ले लिया होता या फिर रन आउट मार दिया होता, फील्डिंग में कुछ एफर्ट दिखा देता है, फिर गेंदबाज अगर आपसे विकेट नहीं लिया जा रहा है तो आप फील्डिंग में कैच ले लेते। मोहम्मद सिराज कैच छोड़ रहे हैं भाई साहब, कुछ ऐसे कैसे करके कंट्रीब्यूट किया। ये नहीं कि आप हर मैच में रन बनाओ, हर मैच में विकेट लो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपका एफर्ट दिखना चाहिए, फील्डिंग में एफर्ट दिखना चाहिए, आपके जोश में एफर्ट दिखना चाहिए। तब आप कुछ ना कुछ एफर्ट करोगे तब आपकी टीम जीतेगी। ऐसा नहीं है खाना पूर्ति नहीं करना है, आपको एफर्ट दिखना चाहिए। एफर्ट से ही मुकाबले जीते जाते हैं। हर प्लेयर का एफर्ट दिखेगा तभी आप मुकाबला जीतोगे। मुकाबले ऐसे ही इंग्लैंड के प्लेयरों ने करके दिखाया है। पहले 4 दिन उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, चौथे दिन तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मुकाबला जीत गई,
प्रेशर तो उनके ऊपर था, लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत का विकेट गिरता है भाई साहब, चौथा विकेट गिरता है हमारा 330 में, उसके बाद टीम इंडिया धराशायी हो गई। 31 रन के अंदर 330 से 340 से 371 तक, माने 4 रन के अंदर टीम इंडिया के विकेट गिर गए भाई। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बदतर क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। फिर आप बोलना है आपको सीरीज जीतना है। ये ऐसे करके आप बिल्कुल भी मुकाबले नहीं जीतोगे, सीरीज नहीं जीतोगे। आप ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, विकेट लेने पड़ेंगे, रन बनाने पड़ेंगे, कैच लेने पड़ेंगे भाई। फील्डिंग में एफर्ट दिखना। आप पाकिस्तान से भी गैर गुजरे हो क्या? आपने वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मुकाबला देखा? भले ही यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ मुकाबला हार गई हो, लेकिन जोश दिखाया ना उसने। समाज जोसेफ क्या शानदार गेंदबाजी कर रहा भाई। बीडीटी में आपके लिए कौन सा सरदर्द बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर समाज जोसेफ उसको क्लीन बोल्ड पे क्लीन बोल्ड मार रहा है भाई। आपको एफर्ट दिखानी पड़ती, जोश दिखाना पड़ता है, तब आपके लिए अच्छा होता है। ऐसे नहीं कि खाना पूर्ति कर लिए आप, ले खिलाए ना खिलाए, ऐसा वैसा। हाँ, आपको जोश दिखाना पड़ेगा, पूरी एफर्ट करनी पड़ेगी, तभी आप मुकाबला जीतोगे। ऐसा नहीं कि अरे चल तू भी आ जा, हाँ तो भी, हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं। पूरा जोश दिखाना पड़ेगा, हर प्लेयर को साथ रहना पड़ेगा, तभी आप मुकाबला जीतोगे। और बयानबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको मुँह शांत करके रखना है, अपने बल्ले और अपने गेंद से ही जवाब देने हैं। तो करोगे क्या आप? देखिए, गिल पर प्रेशर तो बहुत है, क्योंकि पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। उसको अभी पहले मुकाबले जज नहीं किया जाएगा, लेकिन 5 मैचों के बाद उसको जज किया जाएगा। जज तो किया जाएगा ना, हर प्लेयर को जज किया जाता है कि आपके बल्ले से रहना है। करुण नायर के लिए बहुत गलत बात हुई, क्योंकि करुण नायर को यहाँ पर 7 या 8 सालों बाद मौका मिला टेस्ट मुकाबले में। एक रणजी सीजन की वजह से यहाँ पर करुण नायर को मौका मिला है, एक रणजी सीजन की वजह से और आईपीएल में परफॉर्मेंस की वजह से, और उन्होंने बेकार कर दिया। पहली पारी में डर कर 0 पर आउट हो गया, और दूसरी पारी में डर के खेल रहा था भाई। उसका फोकस ही नज़र नहीं आ रहा था भाई। जब यहाँ पर ऋषभ पंत आउट हुआ है तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार हो गया था, काफ़ी अच्छे रन बन गए थे, लेकिन आपने पूरा मोमेंटम ही गंवा दिया। 20 रन बनाए लगभग 50 बॉल खेल के, डर के बल्लेबाजी कर रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था भाई करना क्या है। और ऐसी वैसी पिच नहीं थी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर रही हो, बॉल हरकत कर रही हो, आपके बल्ले पे नहीं आ रही हो। सपाट पिच थी भाई। आपके टीम के प्लेयरों ने शतक मारा है, 5 सेंचुरी मारी है, और आपने सुनहरा मौका अपने हाथों से ले लिया। कहते हैं ना, हाथ में आई लेकिन मुँह को ना लगी, बस उनके साथ ऐसा ही होगा भाई। प्लेट में सजाकर आपको दिया गया था मैच कि हाँ आप आओ यहाँ पर रन बनाओ, लेकिन उन्होंने प्लेट ऐसे कर दिया, भट्ट से नीचे, यूँ ऊपर थे उसके बाद नीचे आ गए। जो अभी तारीफ चल रही थी करुण नायर की, उन्होंने ढेर सारे रन बनाए हैं, रनों का अंबार लगाया है, लेकिन रनों का अंबार आपने लगाया है, लेकिन आपको जब मौका मिला था तो आप यहाँ पर करके दिखाते ना, रन बना कर दिखाते, तो आपको अच्छा लगता, टीम को अच्छा लगता, टीम को फ़ायदा होता। नहीं तो आपने पहले ही नहीं, जज तो किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरी सीरीज़ खिलाई जाएगी। यहाँ पर ध्रुव जुरेल बैठा है, और आपको जिस प्लेयर की जगह लिया गया है ना, वो है सरफराज खान। आपने एक ही सीज़न में रन बनाए हैं, और आपको आपकी टीम ने, रणजी जो टीम है उसने आपको ड्रॉप किया था, फिर आप वो दूसरी जगह कर्नाटक ने ड्रॉप किया, तब आप विदर्भ के लिए खेले हो। और सरफराज खान लगातार 4 से 5 साल लगातार रनों का अंबार लगाया जा रहा है। उस बंदे को तो कोई मौका नहीं मिलता। फिर वहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर पसंद नापसंद की बात है। भाई उस प्लेयर ने रन बनाए हैं, टनों के हिसाब से सरफराज खान ने रन बनाए, टनों के हिसाब से, और नंबर 6 का एक स्पेशलिस्ट प्लेयर है। वो तेज भी खेलना जानता है, उसके पास रिवर्स भी काफ़ी शानदार, अपर भी काफ़ी शानदार खेलता है, कट भी काफ़ी शानदार खेलता है, पुल भी बहुत बेहतरीन खेलता है, और कवर ड्राइव भी काफ़ी अच्छी खेलता है। जहाँ टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 सीरीज हारी है, न तो रोहित के बल्ले से रन आ रहे थे, ना विराट के बल्ले से रन आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर सरफराज खान ने 150 मारा है। वहाँ पर ऋषभ पंत ने भी एक 99 रनों की पारी खेली थी, और आप उस मुकाम पर ले गए थे कि आप मुकाबला जीत पाओगे। लेकिन और बल्लेबाजों तो रन नहीं बनाए ना, बड़े बड़े बल्लेबाजों रन नहीं बनाए। उस प्लेयर को आपने ड्रॉप किया है एक रणजी 1 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से, और जिसने 4 से 5 साल रन बनाए हो, टनों के हिसाब से रन बनाए हो, जो पिछली सीरीज में आपके सेंचुरी मार कर गया हो। आपने बीडीटी में इसको खिलाया नहीं, अरे टीम में शामिल नहीं किया भाई, टीम में शामिल किया लेकिन एक भी मौका नहीं दिया, और आपने इस पर टैग लगा दिया।
कि वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी कैसे शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं खेल सकता। श्रेयस अय्यर पर भी आपने उस पर वो लगा दिया, क्यों नहीं खेल सकता शॉर्ट पिच गेंदबाजी। क्या घरेलू जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहे हैं, रणजी मुकाबले हो रहे हैं, एक से एक शानदार गेंदबाज है, वहाँ पर तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठंड में भी खेल रहा है, गर्मी में भी खेल रहा है, हर जगह खेल रहा है, वहाँ पर तो रन बना रहा है। फिर आप कहते हो रन क्यों रन नहीं बनाएगा वो। अभी इंग्लैंड के लिए, इंडिया ए के लिए सरफराज खान को मौका मिला था और सरफराज खान ने शानदार पारी खेली भाई, 92 रनों की पारी खेली और दूसरे दिन में सेंचुरी मारी उसने। आपको वहाँ पर उसको रोकना चाहिए था, फिर भी आप यहाँ की पसंद नापसंद आ गई भाई। जो प्लेयर आपके लिए अच्छा कर रहा था उस प्लेयर को आपने साइड कर दिया और दूसरे प्लेयर को आप लेकर आ गए। अब करुणार को भी आप बाहर कर दोगे ऐसे ही। एक बात बता दें, अगर करुणार अगला मुकाबला नहीं खेला, करुणार फिर सीरीज में नहीं खेलेगा और उसको साइड लाइन ही कर दिया जाएगा, जैसे सरफराज खान को किया गया है। और वहीं सबसे बड़ी बात श्रेयस अय्यर की, क्या शानदार फॉर्म में श्रेयस अय्यर चल रहा है, बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है श्रेयस अय्यर। IPL फाइनल ले गया, उसके बल्ले से लगभग 600 के ऊपर रन आए। और डोमेस्टिक क्रिकेट में चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रही हो, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी रही हो, सब में उसके रन आए, लगातार रन बना कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपके लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाज था श्रेयस अय्यर। यहाँ पर भी आपकी पसंद नापसंद है। आपने पहले क्या KKR में उसका क्रेडिट खाया IPL में, अब यहाँ पर भाई करे तो करे क्या बंदा। आपको उसको लेके जाना चाहिए था, लेकिन आपने करुणाकर को ले गए, साई सुदर्शन को ले गए। जिस तरह की पिच है, सब ने रन बनाए, 5-5 सेंचुरी के। वहाँ पर श्रेयस अय्यर भी आपके लिए रन बना सकता था और आपको मैच जिता सकता था। हल्का मुल्का प्लेयर नहीं है वो। फिर कहते हैं शॉर्ट पिच गेंदबाजी की दिक्कत है, जब आप उसको मौका ही नहीं दोगे बेचारा रन कैसे बनाएगा। वो घिसता जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट में घिसता जाए। कहते तो करे क्या बेचारा, कब तक जूझे, कब तक लड़े। आप जो डिज़र्व करता है आप उसको लेके नहीं जाते, और जो डिज़र्व नहीं करता और आप उसको खिलाए जा रहे हो, मौके पे मौके दिए जा रहे हो। और आपका चहेते हर्षित राणा को आपने BD खिला दिया और यहाँ पर भी टीम में शामिल कर लिया। जब आपको बैकलेस मिला तो आपने उसको रिलीज़ कर दिया। इसमें कोई दिक्कत, हर्षित राणा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपके पसंद नापसंद आ गई, क्योंकि KKR में आप मेंटोर रह चुके और हर्षित राणा KKR के लिए क्रिकेट खेल चुका है। आपने मॉनी मार्गल को टीम इंडिया कोच, बॉलिंग कोच बनाया, क्योंकि KKR में आपके लिए असिस्टेंट को बॉलिंग कोच था। भाई वहाँ पर भी आपके पसंद नापसंद चलिए और आप टीम में भी ऐसा कर रहे। भाई आप पोटेंशियल के हिसाब से लेकर आओ ना, जो आपको लगे कि हाँ मैच जिता दे। श्रेयस अय्यर जैसे टैलेंट को आप बाहर किए हो, वो 100% आपने उसको इंडिया ए दौरे में भी नहीं रखा भाई। इंडिया ए दौरे में भी श्रेयस अय्यर नहीं खेले क्या? वो यहाँ पर डिजर्व नहीं करता था क्या? ये जो बल्लेबाज आपके थे ना, उनसे कई गुना बेहतर है श्रेयस अय्यर, कई गुना बेहतर है श्रेयस अय्यर। और मैच विनर खिलाड़ी, लड़ने का जज्बा है उसको। जैसे शुभमन गिल दब्बू रहते हैं ना कप्तान, जोश नहीं दिख रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। इस तरह विराट कोहली एग्रेशन दिखाते हैं, रोहित शर्मा एग्रेशन दिखाते हैं। रोहित शर्मा कहते थे ना गार्डन में घूमने वाले लड़के, ऐसे वाला आपको एग्रेशन दिखना चाहिए था। क्योंकि जैसे कैच छोड़ रहे थे, अगर यहाँ पर रोहित शर्मा होते ना, 2-4 ये फिर शब्दों का उच्चारण हो ही जाता। बेन स्टोक्स तो कह ही देता और साहित्यिक शब्दों का 100% उपयोग करता। लेकिन जो डिजर्व करता है आप उसको टीम में नहीं रखोगे, उसको दौड़ाते जाओ, घुमाते जाओगे। लेकिन जो डिजर्व नहीं करता भाई, आप उसको ले जा रहे हो, ढोए जा रहे हो। श्रेयस अय्यर को शामिल कर लेना चाहिए था, बहुत अच्छा प्लेयर है। आप नंबर 3 पर भी खिला सकते थे उसको। साई सुदर्शन जहाँ पर खेल रहा है उसको औसत नहीं है साई सुदर्शन की। डोमेस्टिक क्रिकेट में 39 का एवरेज है साई सुदर्शन का। और वहीं आप देखोगे श्रेयस अय्यर को तो उसकी एवरेज उठाकर देखो, उसका फॉर्म उठाकर देख लो भाई। लगातार रन बनाया और मैच विनर है। उसका एटीट्यूड ही अलग है, अलग ही स्वैग है। उसका माइंडसेट ही ऐसा नहीं है कि वो हार जाए मुकाबला। उसका माइंडसेट यह रहता है कि जीतना ही जीतना है, और इसी माइंडसेट वाला प्लेयर आपको टीम में चाहिए। अगर आप उसको बनाओगे तो आपका फ्यूचर कप्तान है वो। आपको प्रूव करने की क्या ज़रूरत है? उसने IPL में प्रूव करके दिया ना भाई। 3 टीमों को उसने फाइनल खिलाया है, पहले दिल्ली कैपिटल्स को, फिर KKR को चैंपियन बनाया, फिर पंजाब किंग्स को। 3 टीमों को उसने IPL फाइनल खिलाया है। और आप सिर्फ KKR के मेंटोर थे उस समय। फिर उस लिहाज का प्लेयर है वो। उसकी क्षमता आप देखो, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ देखो, रन बनाने की भूख देखो बंदे को, मैच जिताने की भूख देखो।
चैंपियंस ट्रॉफी आपके लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। पहले ना IPL में KKR के लिए क्रेडिट मिला और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी में उसको क्रेडिट मिला। और जो इस समय शानदार फॉर्म में चल रहा है, आपको उसको यूज़ करना चाहिए था ना। दूसरी कंट्री में अगर होता श्रेयस अय्यर ना, वो कभी टीम से बाहर नहीं होता, उसको खिलाया जाता, बैक किया जाता। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के 38 ईयर्स का है, लेकिन उसने रन बनाया है, उसको खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि बंदा प्लेयर फॉर्म में है, रन बना रहा है और बहुत अच्छा प्लेयर है, लड़ाकू प्रवृत्ति का प्लेयर है, खूंटा गाड़ के खड़ा होता है। उसी तरह श्रेयस अय्यर भी है, लड़ाकू प्रवृत्ति का है। ऐसे ही प्लेयरों को आपको ज़रूरत है जो खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाए, हाँ हम तो मुकाबला जीतेंगे, अपने दम से मुकाबला जिताएंगे, और वो श्रेयस अय्यर ने करके दिखाया है। लेकिन नहीं, आपको श्रेयस पर भरोसा ही नहीं करना है। और ऐसे अंडू पंडू प्लेयर को आप, किसी के लिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इंडिया खेल रहा है बहुत अच्छा ही प्लेयर होगा, लेकिन आपको मुकाबले जीतने हैं भाई। सामने की टीम इंग्लैंड है, जिंदा चबा जाएगी आपको। जो बेन स्टोक्स नाम का प्लेयर है, उनकी जो टीम है, आपको चुटकियों में हरा के चले गए और आपको धूल मिट्टी समझ के रखा है। आपको अभी से झाड़ दिया उसने, क्या क्षमता है आपको। बेंटेकर कितना कूटा है यार आपको, टंग जैसा प्लेयर आपको विकेट लेके जा रहा है। आपके टैलेंटर्स रन नहीं बना पा रहे हैं, उनके टैलेंट 150 रन बना रहे हैं। क्रिस वोक्स हाफ सेंचुरी मार रहा है, और आपके यहाँ पर टैलेंटर्स क्या है। करुण नायर की भी यहाँ पर पूरी तरह गलती। नंबर 6 की बहुत अच्छी पोजीशन होती है, और आपको दोनों इनिंग में बहुत अच्छा यहाँ पर वो मिला था, प्लेटफॉर्म मिला था कि आप नीचे आकर 50 रन बनाते, 60 रन बनाते, 40 रन बनाते, आप कुछ करते तो यही स्कोर आपके लिए अप लगता कि हाँ हमारे टैलेंटर्स ने रन बनाए हैं। जडेजा ने भी वही करके दिखाया। पहली पारी में कुछ रन नहीं बनाया, दूसरी पारी में 25 रन बनाए, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। यहाँ DSP सिराज, बुमराह से पहले यहाँ पर मोहम्मद सिराज को बैटिंग कराई जा रही है। क्या बुमराह से बेहतरीन बल्लेबाज है वो? बुमराह आता कभी सिंगल डबल लेता, लेकिन आए मोहम्मद सिराज लप्पा मार के चले गए। भाई प्रसिद्ध कृष्णा साहब आए, सामने से जब जडेजा रन मार रहा है, एक छक्का एक चौके मार चुका था सेकंड इनिंग में। प्रसिद्ध कृष्णा स्पिनर देखे, एक बॉल टैप किया, अगली बॉल बढ़ के मारा, जैसे वो छक्का मारे। विराट कोहली हो, रोहित शर्मा मान रहा था अपने आप को कि बाउंड्री पार करा देंगे, छक्का मार देंगे, और बेड़ा गर्क करके चला गया। पता नहीं किस माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं भाई, करना क्या चाह रहे हैं ये लोग। अगर ऐसे ही हाल रहा, जो क्रिकेट इतिहास बताता है कि एजबेस्टन में अभी तक टीम इंडिया मुकाबला नहीं जीती है, रिकॉर्ड है, एजबेस्टन में टीम इंडिया एक भी मुकाबला नहीं जीती है टेस्ट क्रिकेट में। अगर ये ऐसा हो गया तो आप सीरीज़ भी भूल जाओ, 5-0 से आप हारने के लिए तैयार हो जाओ। फिर यहाँ से आपकी वापसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके जहन में घुस जाएगा ना वो बातें। बुरी तरह अगर आप हारोगे तब भी जहन में घुसेगा, या फिर आप लड़के भी हारोगे तब भी आप जहन में घुसेगा। क्योंकि 5 टेस्ट मैचों के सीरीज़ में अगर 2-0 से आप पिछड़ जाते हो ना, फिर आप बराबरी नहीं कर पाते हो। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं हो यहाँ पर कि आप बराबरी कर लो, या फिर इंग्लैंड की टीम नहीं हो जैसे उन्होंने पिछली बार उसमें किया था, क्या बोलते हैं, एसेस में। वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके प्लेयर में वो क्षमता ही नहीं है। 1-2 प्लेयर को अगर छोड़ देगा, माइंडसेट ही नहीं है। उस माइंडसेट वाला प्लेयर आपको चाहिए जो हाँ लगे, अरे मैं तो कर लूँगा, अरे मैं तो करूँगा ही, अरे मैं तो करके ही दिखाऊँगा। ऐसे वाला प्लेयर चाहिए आपको, फिर जज्बा के साथ आए, हाँ लड़ कर दिखाए। बुमराह के पास है वो, ऋषभ पंत के पास वो पोटेंशियल है। इन दोनों प्लेयरों को छोड़ दिया जाए तब मुझे किसी में नहीं लगता। आपको लगता होगा, आप कमेंट बॉक्स में राय बताइएगा। हाँ, इन दोनों के पास पूरा वो जज्बा है, क्या अंत तक जाएंगे। ना तो शुभमन गिल के पास जज्बा दिखता है, जायसवाल में थोड़ा थोड़ा दिखता है। KL राहुल भी डिफेंसिव है, वो भी थोड़ा पीछे रहता है। और आप एक प्लेयर की बात करना भूल गया हूँ, अभिमन्यु ईश्वरन को। आपने अभिमन्यु ईश्वरन को हर टूर पे ले गए, BGT में लेकर गए थे, उससे पहले इंग्लैंड दौरे में भी लेके गए थे 2021 में, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी लेके गए थे। पर उस बंदे को, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का बादशाह है, लगातार रन बनाता है, सेंचुरी पे सेंचुरी मारा, प्रैक्टिस मैच में बेहतरीन पारी खेली, लेकिन उस प्लेयर को आपने मौका नहीं दिया। असली डिजर्व नंबर 3 पर अभिमन्यु ईश्वरन करता था। भाई एक मौका तो दे दो यार, लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है, उसका सपना होता है कि एक इंडिया कैप मिल जाए, और उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था, उसने रन ही बनाए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में ही रन बनाए हैं, और काफ़ी बेहतरीन एवरेज है। भाई एक मौका तो दे दो यार। भाई कितनी आशाएं, कितनी उम्मीदें होंगी
घर वाले होंगे उसके बेताब होंगे, फैमिली होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे, आसपास का सर्कल होगा, और जिस ज़िले से आता है वो, और जिस गांव से आता हो, बिलोंग करता है, भाई कितनी गर्व की बात होगी कि हाँ हमारा ये प्लेयर, इनका बेटा, इनका भाई कोई इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेला। कितनी गर्व की बात होती है। हाँ अगर वो कुछ ना करे तो बात अलग है, लेकिन उससे पहले आपने सुदर्शन को खिला दिया, करुण नायर को खिला दिया, जो लगातार रन बना रहा है, आपके सामने रन बना रहा है, आप उसको समझ नहीं रहे कोई प्लेयर, हर बार उसको इग्नोर किया जाता है जैसे वो टीम में है ही नहीं। ऐसे ऐसे प्लेयर, मतलब 2021 में गए थे, अभिमन्यु सरन टीम में था इंग्लैंड दौरे पर, लेकिन आपने पीछे से यहाँ पर पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को बुला लिया था। भाई उसके शकल में लिखा है क्या कि वो टेस्ट मुकाबला नहीं खेल पाएगा, इंडिया के लिए डेब्यू नहीं कर पाए? करे तो करे क्या बंदा, रन बना कर दे रहा है। इंडिया ए की कप्तानी भी करता है, वहाँ पर भी रन बनाता है। अभी यही सवाल थे कि इंडिया ए के लिए रन नहीं बनाता, विदेश में जाकर रन नहीं बनाता, लेकिन उस बार उसने रन भी बनाए हैं भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रन बनाया है, रनों का अंबार लगाया है। फिर भी उस जैसे प्लेयर को यहाँ पर इग्नोर किया जाता है। क्या कहोगे आप, क्या कहोगे आप, क्या समझाओगे भाई? उस पर क्या बीत रही होगी कि मतलब मैं इतना बुरा हूँ क्या कि मेरे पीछे जो पीछे लाइन पे लगे हैं तो वो आगे आ रहे हैं और मैं और पीछे जा रहा हूँ और पीछे जा रहा हूँ। भाई उसकी तो सोचो आप। नंबर 3 पर वही डिजर्व करता था, यहाँ पर अभिमन्यु ईश्वरन को ही मौका देना चाहिए था साई सुदर्शन से पहले, क्योंकि उसका एवरेज भी बहुत कम है। हाँ टेक्निक काफ़ी शानदार है और उसने IPL में रन, ये देखो वाइट बॉल की परफॉर्मेंस, आपने साई सुदर्शन को IPL की परफॉर्मेंस की वजह से आपने उसको मौका दिया, आपने उसका टेम्परामेंट देखा। वही IPL और रणजी मुकाबले में और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो श्रेयस अय्यर रन बना कर आ रहा है, उसका भी टेम्परामेंट देख लो, बड़े मैचों का एक्सपीरियंस देख लो, चाहे 2023 वर्ल्ड कप देख लो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, और जो डोमेस्टिक रन किया है और जो IPL में किया है वो देख लो। सब पर भारी पड़ता है श्रेयस अय्यर, लेकिन यहाँ पर भी आप माइंड गेम खेल गए, पसंद नापसंद पर चले गए, क्योंकि तब KKR में श्रेयस अय्यर था तो पूरा क्रेडिट यहाँ पर गौतम गंभीर को मिला था। कहीं ना कहीं झोल लग रहा है, गौतम गंभीर की चॉइस नहीं है यहाँ पर श्रेयस अय्यर, ना ही ऋषभ पंत। मतलब हर बार साइड लाइन किया जाता श्रेयस अय्यर को यार। वो जैसे अभिमन्यु ईश्वरन को मतलब पता नहीं कि करे तो करे क्या, बंदे रन बनाकर आ रहे हैं, अच्छा खेलते हैं, टैलेंटेड प्लेयर हैं, मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, एक तरफा मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपको उन्हीं प्लेयरों को खिलाना है जो आपकी जी हुजूरी करेंगे। ऐसे में आप टीम नहीं बना पाओगे, ऐसे में आप सीरीज़ नहीं जीत पाओगे, वो भी इंग्लैंड जैसे कंट्री में जाकर। भले आपने बांग्लादेश में सीरीज़ खेली थी, आपको याद ही होगा, जहाँ पर अब अश्विन ने सेंचुरी मारी थी। अगर वहाँ पर अश्विन ने सेंचुरी नहीं मारी होती ना तो आप वहाँ पर भी हार जाते। और अपनी कोचिंग में गौतम गंभीर ने कोई इतना बड़ा उखाड़ा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ दिया जाता, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो आपकी टीम सेटल थी ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि आप 2023 वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुके हो, 2024 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हो, और आपकी लगभग टीम वही है, आपका कॉम्बिनेशन 2023 वाला है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, फिर विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस, नंबर 5 पर राहुल, नंबर 6 पर हार्दिक, फिर वहीं पर रविंद्र जडेजा आ गए, कुलदीप यादव, फिर बुमराह, शमी, सिराज या फिर अर्शदीप सिंह। भाई वो आपका कॉम्बिनेशन सेट था, वहाँ पर चल गया। और आप 2025 में दुबई में खेल रहे थे, जहाँ पर स्पिनर गेंदबाज काफ़ी मदद करते हो, आप स्पिनरों की वजह से वहाँ पर जीते हो। हाँ आपने एक पंट खेला, आपने यहाँ पर वरुण को शामिल किया, वरुण चक्रवर्ती को, हाँ आपने वो गेम खेला, लेकिन आपकी टीम फिक्स थी, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, क्योंकि आपकी टीम सेट थी। वो रोहित शर्मा जैसा कप्तान आपके पास है, विराट कोहली जैसा लीडर उस टीम में है, इनका अलग ही चलता है, दिल और धड़कन है टीम की। मतलब आपको वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तब आप जीते हो, आपके साथ टैग तो लग गया। अब मैं आपको क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ कि आपकी कोचिंग में ही टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती, लेकिन ऐसे ही जब श्रेयस अय्यर ने KKR को जिताया था तो आपको पूरा क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, वहाँ पर भी श्रेयस अय्यर का पूरा क्रेडिट बनता है। उसने भी अपनी कप्तानी से किया और उसके अगले सीजन तो उसने करके दिखा दिया। भाई आपका असली टेस्ट क्रिकेट में ही होने वाला है, क्योंकि आपकी लगभग ओडीआई टीम तो एकदम परफेक्ट है, T20 टीम भी एकदम परफेक्ट है, लेकिन आपको असली टेंशन टेस्ट क्रिकेट में आने वाली है। बताओ आपको गेंदबाजों को भी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो लॉट, चाहे वो उमेश यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ये लॉट रहा हो, शार्दुल ठाकुर, चाहे आने वाला जो लॉट है अभी यहाँ पर, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, आकाशदीप हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, कहीं ना कहीं इसके अलावा भी एक यंग लॉट देखना पड़ेगा,
आपको गेंदबाजी देखनी पड़ेगी। और आपके बल्लेबाज में 2 एक्सपीरियंस बल्लेबाजों ने रिटायर लिया है। दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली रिटायर ले चुका है, और आपका 2019 से जब से ओपनिंग करने लगे हैं टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा सबसे बेहतरीन बल्लेबाज शामिल हुआ है। उस्मान ख्वाजा के साथ एक ऐसा प्लेयर था। इस बीच में अगर आप टीम बनाते हो वर्ल्ड टेस्ट की, तो यहाँ पर रोहित शर्मा को आपको ओपन कराना पड़ेगा। इन दोनों ने रिटायर लिया है। ऐसे में आपको बल्लेबाजों को भी कमी खलने वाली है और आपको गेंदबाजों को भी कमी खलने वाली है। आपका असली टेस्ट क्रिकेट में ही होने वाला है बतौर कोच गौतम गंभीर को, क्योंकि आपको आपकी कोचिंग के अंडर ही न्यूजीलैंड ने घर में पेल के गई है। और आपके बल्लेबाज इतने सक्षम नहीं थे कि अपने घर पे आप टर्निंग ट्रैक बनाते हो और आप उसी गड्ढे में गिर जाते हो। आपने न्यूजीलैंड के लिए गड्ढा खोदा, उनके बल्लेबाजों ने रन बना दिए और आपके बल्लेबाज धड़ाम से गिर गए। फिर सेंटनर आपसे खेला नहीं जा रहा था, एजाज़ खान आपसे खेला नहीं जा रहा था। पर जब आप अपने घर में ही ऐसी क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप विदेश में जाकर क्या उखाड़ लोगे? इंग्लैंड में जाकर क्या उखाड़ लोगे? ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या उखाड़ लोगे? भाई यहाँ के लिए आपको टीम अलग बनानी पड़ेगी, टीम का कॉम्बिनेशन अलग सेट करना पड़ेगा, आपको अलग माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा। आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने, अंशुल कंबोज का आपने बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। आईपीएल में आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते थे। उनको तब मौका मिला जब चेन्नई की टीम लगातार मुकाबले हारी, लगभग 6-7 मुकाबले हार गई थी, तब अंशुल कंबोज जैसे प्लेयर को मौका मिला। अंशुल कंबोज ने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी विकेट लिए हैं, और इंडिया ए के लिए जब टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर गई थी, तो इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच मुकाबला हुआ था। पर अंशुल कंबोज ने गेंदबाजी की और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। उनके पास पेस नहीं है, 130-135 रफ्तार में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में जो आपके पास होना चाहिए टप्पा और वो लेंथ और जो बॉल को अंदर बाहर स्विंग कराने की क्षमता, वो अंशुल कंबोज के पास है। आपने उस प्लेयर को नहीं रोका, आपने हर्षित राणा को बुलाया और अंशुल कंबोज को जाने दिया। मतलब यहाँ पर भी आपकी पसंद नापसंद, अंशुल कंबोज को ही रख लेते हैं, क्योंकि आपके पास मोहम्मद शमी नहीं है जो स्विंग करा, अंदर बाहर दोनों तरफ मूवमेंट कराता, स्विंग कराता, रिवर्स स्विंग कराता है। वो अंशुल कंबोज करा सकता है, अंशुल कंबोज के पास वो क्षमता है। तो आप टेस्ट बैटर से टेस्ट मुकाबले नहीं जीतते हो। ओली रॉबिन्सन जो इंग्लैंड का प्लेयर है, इस समय इंजर्ड चल रहा है, उसके पास पेस नहीं ज़्यादा, 125 से 130 की रफ्तार में गेंदबाजी करता है, लेकिन वो टप्पा है, वो स्विंग कराने की क्षमता है, वहाँ से विकेट लेता है। तो आपको टेस्ट क्रिकेट में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके लिए कौन से बल्लेबाज अच्छे हैं और आपके लिए कौन से गेंदबाज अच्छे हैं। अगर आपको 20 विकेट लेना है, तो आपको वाइट बॉल की परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी टीम में मत चुनो। जो रणजी क्रिकेट में लगातार पसीना बहा रहा है, विकेट ले रहा है, आपको इंडिया ए के लिए खेलता हुआ दिखाई दे रहा है टेस्ट क्रिकेट में, उसको आप परफॉर्मेंस के हिसाब से लो। आपको अंशुल कंबोज को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपकी गेंदबाजी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। और जो बुमराह के हाल चल रहे हैं, पहले कहा जा रहा था बुमराह 3 ही मुकाबले खेलेंगे। पहले वाला लग रहा था कि एडवेस्टर्न टेस्ट मुकाबला, सेकंड टेस्ट मुकाबला बुमराह नहीं खेलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस में लगा कि हाँ बुमराह खेलेंगे। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि बुमराह पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, काफ़ी प्रेशर और इंजरी प्रोन प्लेयर है। उसके अलावा आपको ऐसे गेंदबाज तैयार करने पड़ेंगे जो आपको मैच विनर प्लेयर हो भाई, जो 20 विकेट लेने की क्षमता रखते हो। ऐसे में आपको डोमेस्टिक क्रिकेट देखना पड़ेगा। और आपको याद ही होगा, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा डोमेस्टिक क्रिकेट खेले थे, तो वहाँ पर एक हिमांशु सांगवान नाम का प्लेयर छाया था जिसने विकेट चटकाया था। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट ढूंढो तो सही, आपके पास एक से एक बल्लेबाज और एक से एक गेंदबाज मिलेंगे जो जिसको जज्बा होता है, देश के लिए खेलने का जज्बा होता है। आप उसको मौका नहीं देते, किसी को भी आप लेकर आ जाते हो। कहने का मतलब है जो आपको परफॉर्मेंस देना भाई, जिसके अंदर जुनून हो कि हमको टेस्ट मुकाबले खेलने हैं, देश के लिए खेलना है। ऐसे नहीं कि आप वाइट बॉल की परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी टेस्ट टीम चुन लो। हाँ, अगर आपको आईपीएल की परफॉर्मेंस से आप ओडीआई और टी20 टीम बना सकते हो, उतना अंतर नहीं, लेकिन सीधे ही अलग आप टी20 की परफॉर्मेंस से आप टेस्ट टीम कैसे बना सकते हो और टेस्ट टीम के गेंदबाज, टेस्ट टीम के बल्लेबाज कैसे चुन सकते हो। जहाँ पर ज़मीन आसमान का अंतर होता है, अलग टेम्परामेंट होता है, वहाँ पर एक अलग माइंडसेट के साथ आपको आना पड़ता है। आपको हर बॉल चौके छक्के नहीं मारने पड़ते हैं। आपको थोड़ा यहाँ पर जो बल्ले ग्रिप पकड़ते हो आप, एकदम हार्ड नहीं पकड़ना पड़ता है, थोड़ा कम पकड़ना पड़ता है और हल्के टच के साथ खेलना पड़ता है। टेस्ट मुकाबले सिंगल डबल निकालने पड़ते हैं। हार्ड हैंड से खेलोगे तो बॉल स्लिप में जाएगी एज लग के, या फिर आप मारने के चक्कर में कैच थमा दोगे लॉन्ग ऑन या फिर लॉन्ग ऑफ पे। क्योंकि यहाँ पर आपको
देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लगातार T20 मुकाबले खेलते हो तो काफ़ी हार्ड हैंड से खेला जाता है, लेकिन टेस्ट मुकाबले में सॉफ्ट हैंड से बल्लेबाजी की जाती है, तो आपके सिंगल डबल निकलते हैं। अगर आप सॉफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करोगे ना तो एज लग के स्लिप तक कैरी नहीं करती, पहले ही गिर जाती है। और आपने देखा है जिस तरह पहले मुकाबले में के राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे, ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, स्लिप तक बॉल कैरी नहीं कर रहा, इससे कैच नहीं आ रही थी। अगर आप यही ओडीआई होता या फिर T20 होता, वहाँ पर हार्ड हैंड से बल्ले पकड़े जाते हैं। अगर ऐसे ही एज लगता है तो स्लिप तक कैरी करता और आप आउट हो जाते हैं। और जो लॉन्ग ऑन पर आप उठाकर सिंगल डबल ले लेते हो, सॉफ्ट हैंड की वजह से होता है। हार्ड हैंड में वो कैच होती, सीधे बल्ले फील्डर के हाथ में जाती है। तो ऐसे आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ता है। देखिए, कोई आपको सिखा नहीं पाएगा, क्योंकि आप उस मुकाम पर हो, आप देश के लिए खेल चुके हो, आप कोचिंग कर रहे हो, लेकिन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दुनिया पागल नहीं है जो आपको बता रही है, आपको समझा रही है, आपको देख रही है। हर प्लेयर का अलग अलग मानना होता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से देना पड़ेगा आपको प्लेयरों को, आपको जोश के साथ भरना पड़ेगा हर प्लेयरों को। अब हर प्लेयर को भरोसा करना पड़ेगा, हाँ तू जिता सकता है, तू जिता सकता है। और ऐसे प्लेयर को लेना पड़ेगा जिसके अंदर भूख हो रन बनाने की, फिर विकेट लेने की और देश को जिताने की। उन प्लेयरों को आप, उस मेंटलिटी के प्लेयरों को आपको लेके चलना पड़ेगा। मीडियोकर आपके लिए कोई जस्ता नहीं है। अगर आपको देश को सर्व करना है, देश के लिए मैच जीतना है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर लेके चलना पड़ेगा। ऑर्डिनरी जो है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना पड़ेगा उस प्लेयर को। कैसे कर सकते हो? यही कोच का काम होता है, यही टीम के कप्तान का काम होता है, यही सपोर्ट स्टाफ का काम होता है कि आप उस प्लेयर को निखारो, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो। तभी आप इस मुकाम पर पहुंचोगे, तब उसी लायक होगे कि हाँ मुकाबला जीत सकते हैं, मुकाबला जीतेंगे, तभी आप कुछ न कुछ कर पाओगे। बहरहाल देखिए, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, थक गया मैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। थोड़ा वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और जी जान से काम करूँगा मैं। सुबह के 4 बज रहे हैं, फिर भी आपके लिए लगा पड़ा हूँ। इसके लिए तो एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताइए यूट्यूब में इस नाम का बंदा है, आपको जानकारी देता है। और एक ज़रूरी बात, और आपने एक न्यूज़ देखी होगी, बहुत टाइम से चल रही है, यश दयाल पर एक केस लगा है। किसी महिला ने उन पर केस दर्ज किया है एब्यूज़न का। इसमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, पर ये काफ़ी ज़्यादा खबर सर्कुलेट हो रही है, हर जगह न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही है कि यश दयाल को किसी महिला ने प्रताड़ित करने का आरोप लगा है यश दयाल के ऊपर। भाई, यश दयाल अभी IPL में हीरो था। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके कैरियर के लिए बहुत बड़ी बात होगी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको कैरियर पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती हैं। हम उम्मीद करेंगे ऐसा कुछ ना हो, यश दयाल के साथ सब अच्छा हो। अगर कुछ है तो कोर्ट है हमारे देश में, वो देख लेगा। और हमारे देश में पता नहीं होता क्या जा रहा है, 40 42 साल 44 साल 45 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। खाने पीने में दिक्कत हो रही है क्या? बिग बॉस फेम शेफाली जरीवाला, आपको याद ही होगा जिस सीज़न में सिद्धार्थ शुक्ला थे बिग बॉस 13 में, शेफाली जरीवाला भी एक कॉन्टेस्टेंट थी। खबरें आ रही हैं कि उनकी भी डेथ हो गई है, और यह तक चल रहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। मतलब कि पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं जिसको आप सोच नहीं सकते, जैसे आप सोच नहीं सकते, ऐसी खबरें आपके पास आ रही हैं। और इसकी कोई संभावना, 42 ईयर्स 42 साल के थे शेफाली जरीवाला, ये नहीं कोई 62 साल 70 साल 75 साल के रही हो। मतलब सिद्धार्थ शुक्ला भी 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ था, इनको भी 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया। भाई साहब, चल क्या रहा है दुनिया में? साउथ के एक्टर, उनको भी हार्ट अटैक आया था, नाम भूल रहा मुझे उनका, बहुत शानदार एक्टर थे। भाई चल क्या रहा है दुनिया में? ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है 40 साल उम्र के। भाई अपना पूरा ख्याल रखें, खाने पीने का पूरा ख्याल रखें, और अपनी हेल्थ पर फोकस करें। मैं मोटा हूँ, मुझे पता है, पर थोड़ा ऐसे जो खबरें चलती रहती है ना, और जो आपके सामने जो गुजरती है ना, भाई थोड़ा डर लगता है, आदमी सहम सा जाता है। भाई दुनिया में चल क्या रहा है, देश में चल क्या रहा है, कैसे लोगों की डेथ हो रही है।
और आप अपना ख्याल रखें, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखें। भाई ये बिल्कुल किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा देश दुनिया की बात कर लेना चाहिए था, क्योंकि आदान प्रदान होता रहेगा ना, थोड़ा मन भी लगा रहेगा, आपसे बात भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं लाइव कर सकता हूँ, लेकिन लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, नहीं अभी इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं कि मैं लाइव कर पाऊँ, थोड़ा प्रीमियम कर पाऊँ, क्योंकि जब तक मेरी व्यूवरशिप नहीं बढ़ेगी, आप सब लोग थोड़ा मदद नहीं करोगे, मैं थोड़ा ग्रो नहीं हो पाऊँगा। अगर मैं थोड़ा ग्रो कर पाता हूँ, अगर मेरे पास थोड़ा कुछ इनकम आती है तो मैं कुछ कर पाऊँगा। आपके लिए लाइव भी क्या करूँगा, पूरा सेटअप बनाऊँगा, आपके लिए एक स्टूडियो भी बनाऊँगा और उस स्टूडियो से लाइव करूँगा। लेकिन उसके लिए मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाए, व्यूवरशिप थोड़ा बढ़ जाए, ये सब आप लोग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से शेयर करना है। थोड़ा मनोबल बढ़ाइए यार, आपका भाई हूँ, आपके बीच का हूँ, भाईचारा आपको ऑन टॉप रखना है। बस यही उम्मीद करनी है कि टीम इंडिया एजबेस्टन में अच्छा खेले। और जो अभी तक नहीं हुआ कि एजबेस्टन में टीम इंडिया मुकाबला नहीं जीती है, क्योंकि लीड्स में भी कहा जा रहा था, जब टीम इंडिया का पहला टेस्ट मुकाबला लीड्स में खेला गया था, कि उस ग्राउंड का एवरेज स्कोर 245 रन है, लेकिन टीम इंडिया ने 471 रन बनाए थे। जब वहाँ पे टूट सकता है तो ये भी रिकॉर्ड टूट सकता है कि एजबेस्टन में टीम इंडिया ने आज तक झंडा नहीं गाड़ा था। अब सेकंड टेस्ट मुकाबला जो कि 2 जुलाई एजबेस्टन में खेला जाएगा, वहाँ पर जीत का परचम के साथ हम आगे जाएंगे और सीरीज 1-1 से बराबरी करेंगे। बस गौतम गंभीर साहब और सुमन गिल से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अर्शदीप सिंह को टीम में लाओ और ऐसे प्लेयर लेकर आओ जो आपको लगे कि मैच जिता सकते। आपको पूरे कॉम्बिनेशन के साथ आना पड़ेगा। मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन एक ऐसी टीम हो जो अनबीटेबल हो, जो यहाँ पर लगे कि आपको हाँ ये मैच जिता सकते हैं। इस तरह आप कुछ करके आप अपनी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपकी टीम मुकाबला जीते। भाई अपने देश के लिए गर्व की बात होती है। हाँ, ऐसा नहीं कह रहे थे कि आप ऐसा नहीं सोचते हैं। कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि गौतम गंभीर सुमन गिल चाहेंगे कि हम मुकाबला ना जीतें, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ ग्लिच हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है कि हम इसको लेना चाहते, इसको नहीं लेना चाहते, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आप टीम सही चुनोगे और 11 के 11 प्लेयर अच्छा खेलेंगे तो एजबेस्टन भी जीतेंगे और जीत का परचम भी लहराएंगे और टीम इंडिया यह सीरीज़ भी अपने नाम करेगी। और आपको बता दें क्या होने वाली है एजबेस्टन की प्लेइंग 11, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बनाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो और आप सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। थोड़ा मनोबल बढ़ा करके भाईचारा ऑन टॉप रखना है। गुड नाइट, जय श्री राम।